पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर दी है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 2 दिन से बंद घर में मिले हैं लटके हुए शवों से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सामूहिक सुसाइड का एक मामला सामने आया है। पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर दी है कि परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा। 3 लोगों ने खुदकुशी की, फांसी लगाकर आत्महत्या। 2 दिन से बंद घर में शव लटके हुए थे, शवों से बदबू आई और उसके बाद पड़ोसियों को इस बारे में जानकारी लगी। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश कर रही है। अलग अलग लोगों से पूछताछ का प्रयास, पड़ोसियों से पूछताछ, परिजनों से जानकारी जुटाने का प्रयास कि अगर अवसाद का कोई कारण रहा हो, आर्थिक तंगी जैसी कोई बात हो या सामाजिक परेशानी। ये लगातार चर्चा का विषय कि आखिर किस वजह से परिवार ने ये कदम उठाया है, लेकिन अभी भी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर तैनात, लगातार प्रयासरत कि समझा जा सके सबसे पहले इस मामले को कि आखिर मुख्य कारण इस बड़े और घातक कदम के पीछे क्या रहा। पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है। 3 लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए जाते हैं और उसके बाद से हड़कंप की स्थिति। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है जांच में? क्या वजह का अभी तक पता चल पाया? राजधानी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला जो है टिकरापारा थाना क्षेत्र का है और मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची है और मामले की जांच जो है की जा रही है। और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक में लखनलाल सिंह, उनकी पत्नी पायल सेन और उनकी बेटी, तीनों ने आत्महत्या की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों ने 2 दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था और बीते दिनों की रात जब पड़ोसियों को बंद घर के भीतर से सड़न महसूस हुई, तब इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई और उसके बाद मामले की जांच में पुलिस जो है वो पहुंच गई है। बहरहाल आसपास के लोगों से इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है, परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और फिलहाल आत्महत्या का जो कारण है वो फिलहाल अज्ञात। पड़ोसियों से क्या बात हुई है क्या तनु? अभी तक अवसाद जैसी कोई जानकारी या आर्थिक तंगी का जिक्र किसी ने किया है क्या? जी तो देखिए, पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है और मौके पर ही पहुंची है। आस-पास परिवार के लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी आत्महत्या के कारण को लेकर सामने नहीं आई। ठीक है, यानी कि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और आइए अब बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की रफ्तार में तेजी आई है। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो आपको बताएं कि लगातार मरीजों का सामने आना चिंता का एक नया कारण। दुर्ग में 6 नए मरीज सामने आए हैं, रायगढ़ में 2 नए मरीज, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर और बस्तर से भी एक नए मरीज की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31, क्योंकि एक्टिव केसेस प्रदेश में 31 हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में एक भी संक्रमित मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है। सभी मरीज इलाजरत हैं और इसलिए सावधानी बरतना अब आपको शुरू कर देना चाहिए। 24 घंटे में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज खासतौर पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों से सामने आते हैं। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी मिथिलेश के पास। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में तो ओवरऑल स्थिति लगातार बिगड़ती हो सकता है कि इंतजाम भी किए जा रहे हैं रोकथाम के, लेकिन दुर्ग में भी लगातार मरीज के सामने आना, सावधानी क्या बढ़ती नहीं जा रही है वहां पर? निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से देखा गया तो सावधानी कोई भी नहीं बरत रहा है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए, चाहे आम लोगों की बात किया जाए, एक और कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो सावधानी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और यही वजह है कि कल एक महिला की मौत भी हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 में उसका इलाज चल रहा था। 82 वर्षीय महिला की मौत हुई है। उसको ये जांच किया गया तो ये पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। तो ये बड़ी एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि महिला की एक मौत भी हो चुकी
चुकी है लगातार। यदि देखा जाए तो पूरे प्रदेश का आकलन करने के बाद में ये नजर आता है कि दुर्ग जिले में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें उसकी संख्या 6 है। कल ही 24 घंटे के भीतर में ये 6 मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की यदि प्रदेश की बात किया जाए तो 31 मरीज मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगाह कर रही है ये संख्या, क्योंकि अभी सावधानी रखना बेहद आवश्यक है, अभी चेतना बेहद आवश्यकता है। अन्यथा जो है इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि 2 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि जब एकाएक कुछ मरीज सामने आए थे, उसके बाद में उनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उसको लगाम लगाना पड़ना बेहद मुश्किल हुआ था। लेकिन समय रहते अभी सभी को सावधानी बरतना आवश्यकता है। चाहे खुले में जो लोग घूमते हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करना बेहद आवश्यक है, और लोग खुद भी सावधानी रखें। और दूसरी बात है, प्रशासन को भी सावधानी रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया था कि 2 साल पहले जब कोरोना समाप्त हुआ उसके बाद में जो है उसके रखरखाव जो उपकरण थे उसको कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जाने लगी। जो ये भी कि जितने भी मरीज इलाजरत हैं उनमें से एक भी डिस्चार्ज अभी नहीं हुआ, इसलिए लगता है कि सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब बलौदाबाजार का जिक्र, जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे से बलौदाबाजार ढका हुआ है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। बाजार में मौजूद हैं और देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में कोहरे ने किस तरह से पूरा भर पाया है कोहरा, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है। ठंडी के मौसम के चलते कोहरे ने पूरी तरह से बलौदाबाजार जिले को ढक दिया है, क्योंकि ठंडी भी है और एक तरफ कोहरा भी। 13 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान 13 सेल्सियस तक पूरा गिर चुका है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं आप? अब इधर जाओ, इधर है। अभी का मौसम कैसा लग रहा है? बाकी दिनों से ठंडी कैसा है? बेसी ठंडा के बेसी ठंडा ज्यादा बेसी। तो देख सकते हैं कि कुछ लोग रोड में चहल पहल कर रहे हैं व्यवसाय के लिए, और उनको भी पता है कि ठंडी इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले दिन के मुकाबले से बलौदाबाजार जिले में आज ठंडी बहुत बढ़ चुकी है। 10 मीटर तक देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गाड़ी की आवाज है वही बस आ रही है, गाड़ी की लाइटिंग वही दिखाई दे रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोहरा पूरा तरह से भर पा चुका है। देख सकते हैं बाइकें जा रही हैं, साथ ही साथ दुर्घटना का भी इसमें शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जो धुंधला है, जो कोहरा है पूरी तरह से ढक चुका है, जिसके चलते 20 मीटर 10 मीटर तक दिखना भी पूरी तरह से मुश्किल हो चुका है। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। और मनेंद्रगढ़ का अब जिक्र करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खेती में ड्रोन के उपयोग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने खुद पंचायत में किसानों के खेत में ड्रोन उड़ाया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की मदद से किसानों को लाभ होगा। इससे भूमि को सुधारने और कम लागत में अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी किसानों को। धमतरी में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई हुई है। अवैध रेत परिवहन पर एक्शन देखने को मिला। खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बताएं कि 3 हाईवास को जब्त कर लिया गया है। दस्तावेज नहीं दिखाए गए थे और उसी के चलते संदेह की स्थिति पैदा होती है। कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंचती है। अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर चल भी रहा है, और इसलिए धमतरी में भी इसी प्रकार की कार्रवाई। खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, 3 हाईवा को जब्त कर लिया है। दस्तावेज जब पूछे गए तो कोई संतोषजनक जवाब स्पष्ट नहीं कर पाया, और इसी के चलते माना गया कि अवैध रेत परिवहन यहां पर चल रहा है। हाईवास को जब्त किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है। हो सकता है कि निरंतर इस प्रकार की खबरें अलग अलग जिलों से आप देखें। और जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का शानदार स्वागत किया गया। कुनकुरी पहुंचे सीएम साय का लोग जगह जगह अपने घर पर दीप जलाकर स्वागत कर रहे थे। कई जगहों पर घरों को लाइटों से सजाया गया। गाजे बाजी के साथ जमकर आतिशबाजी भी हुई। तो सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचे थे और किस तरीके से स्वागत हुआ है तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। कहीं दिए जलाए गए, कहीं आतिशबाजी हुई, कहीं अपने घरों को लाइटों से सजाया गया। भव्य स्वागत सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर वासियों ने किया है। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। फूलों की बारिश उन पर की गई। घरों में दिए जलाए गए हैं, लाइटिंग की गई थी, आतिशबाजी भी की गई। तो शानदार और भव्य स्वागत सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर में।
तो वही रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत पार्टी के तमाम आला नेता शामिल हुए। तो बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत की तरह लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी 11 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्गति कर दी थी, अब प्रदेश की जनता इससे छुटकारा पाना चाहती है। और इस मौके पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को जो भी गारंटी दी है उसे हम पूरा करेंगे। पीएम आवास के 18 लाख आवास मंजूर हो चुके हैं। 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस दे दिया गया है। अनुपूरक बजट में महतारी बंधन योजना का भी प्रावधान है। और उधर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पार्टी की आगे के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, लिहाजा हमारे कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां सभी निभाएं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है। और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा आएंगे और विजय शर्मा रेंगा खार सहित वनांचल इलाके का दौरा करेंगे। तो डिप्टी सीएम एक सभा को भी संबोधित करते हुए आज आपको नजर आने वाले हैं। विजय शर्मा स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो आज को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है विजय शर्मा के दौरे के लिहाज से कवर्धा को, चूंकि कवर्धा में विजय शर्मा का पहला दौरा, स्थानीय लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम, ग्राम रेंगाखार के लोगों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि समस्याओं को जाना जाए और साथ ही साथ निराकरण का प्रयास डिप्टी सीएम की तरफ से। और बिलासपुर वासियों को बीसीसीआई ने एक बड़ी सौगात दी है। न्यायधानी में छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रस्ताव को बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई ने क्रिकेट संघ को बिलासपुर में स्टेडियम के लिए जगह तलाश करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि बिलासपुर में बनने वाला ये क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश में बीसीसीआई का पहला स्टेडियम होगा। ये स्टेडियम तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। इस स्टेडियम के लिए 15 से 20 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन की जरूरत होगी ताकि इसमें इंटरनेशनल मैचेस का आयोजन किया जा सके। जिला प्रशासन शहर के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश कर रहा है। बिलासपुर में मुझे प्रसन्नता है कि बीसीसीआई ने एक स्टेडियम सैंक्शन कर दिया है। 15 एकड़ लैंड की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के महासचिव मुझसे मिले थे और मैं कलेक्टर से बात करूंगा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में 15 किलोमीटर के अंदर भी 15 एकड़ जमीन, जिसका पैसा देने को भी वो तैयार है, लीज पे नहीं, फुल रेट पे। तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि रणजी ट्रॉफी यहाँ पर होगी, हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और उसके लिए पूरा प्रयास होगा कि बहुत जल्दी इसका निराकरण करना। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए। हालांकि इसको लेकर सत्ता छोड़ विपक्ष में पहुंची कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने की संवैधानिकता पर सवाल उठाए और उसे लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार है। छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस अब सूबे की सरकार पर सवाल उठा रही है। सवाल उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर। कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने का जिम्मा उठाया है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने। पूर्व मंत्री का कहना है कि अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पद नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के
दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टी.एस. सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा। जब विपक्षी नेता ने शपथ पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना लाजमी था। सो कांग्रेस को सूबे की सत्ता से बेदखल कर कुर्सी पर काबिज हुई बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने पलटवार किया। बीजेपी के सह प्रभारी ने कहा कि संविधान ने जो उनका हिसाब किया है उस पर ध्यान दें। कवर्धा से लेकर रायपुर तक गुंडागर्दी करते थे, अब सबकी जांच होगी उसकी चिंता करें। पहले सीबीआई को नहीं आने देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। अरे पहले तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। विपक्ष ने डिप्टी सीएम के इस शपथ की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने कानून के जानकारों से इस मामले में जानकारी ली। हमारी टीम बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर पहुंची, जहां हमने कानून के जानकारों से पूछा कि आखिर विपक्ष के दावों में कितना दम है। आप भी सुनिए इस मामले में जानकारों की राय। मुख्यमंत्री एक निश्चित संख्या, जो विधायकों की संख्या होती है, उसके अनुपात में एक निश्चित संख्या में अपने मंत्री बना सकता है। तो संविधान में उप मुख्यमंत्री पद नहीं लिखा है, लेकिन मंत्री लिखा है। तो मुख्यमंत्री अपने सहयोग के लिए, शासन के संचालन के लिए निश्चित मात्रा में मंत्री बना सकता है, और ये मंत्री हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, इसलिए ये संवैधानिक रूप से उचित है, ये असंवैधानिक नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था ये है कि प्रदेश स्तर पर बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होगा और उसके सहयोग के लिए अन्य मंत्री होंगे। अन्य मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य सूची के भी मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं। उसी प्रकार से उप मुख्यमंत्री भी हो गया। तो इस तरह से कानून के जानकारों ने भी मोहम्मद अकबर के दावों को बेदम करार दिया। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे पर आगे और हीला हवाली करे तो हैरानी नहीं होगी। विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन सत्ता का सबसे बड़ा सियासी संग्राम अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी पहले से ही लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतने का दम भर रही है। ऐसे में लड़ाई में बने रहने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे बलौदाबाजार का। जुआरियों पर एक्शन लिया गया, 11 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरौदपुरी के जंगल में चल रहा था जुआ और सट्टे का खेल। घेराबंदी कर 11 जुआरियों को पकड़ा है पुलिस ने। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, घेराबंदी कर 11 जुआरी पकड़े गए, क्योंकि लंबे समय से सट्टे और जुआ के खेल में लगातार जुटे हुए थे। इसे लेकर पुलिस को हो सकता है कि पहले भी सूचना मिली हो, लेकिन अब एक्शन मोड में पुलिस बलौदाबाजार से कार्रवाई, 11 लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया और इसके अलावा 1 लाख का एक और इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। कुछ ऐसे नक्सली जो कि मुख्यधारा से खुद जोड़ना पसंद करते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जिन्हें गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है, 1 लाख की इनामी नक्सली और 1 लाख की जो सामग्री है वो भी जब्त की गई। नक्सली सामग्री जो है वो जब्त की गई है। लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। हो सकता है कि आईईडी प्लांट करने का जो साजिश है उसे रची जा रही है। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन रिलायंस फैमिली डे के मौके पर आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। रिलायंस फैमिली डे के मौके पर मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया कि रिलायंस का लक्ष्य आने वाले समय में दुनिया के टॉप 10 बिजनेस समूहों में शामिल
होने का है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि रिलायंस आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल वर्ल्ड में भी ग्लोबल लीडर बनेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में डेटा भी प्रोडक्शन का नया फैक्टर बन गया है और इसलिए डेटा इस्तेमाल में हमें सबसे आगे रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें एआई की मदद लेनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि रिलायंस की सभी प्रमुख कंपनियों को अगले साल तक इस बदलाव को पूरा कर लेना है। एआई इमर्सिव टेक कंपनी बनने के लिए हमें हर स्तर पर टैलेंट, स्किल सेट और क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने टैलेंट पूल का विस्तार करना चाहिए। मशीनों की बजाय टैलेंट पर इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है और इस बात की सराहना करता हूं कि रिलायंस के सभी सीनियर और मिडिल लेवल अधिकारी युवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। Reliance was never complacent in the past, and Reliance will never be complacent in the future. And Reliance will grow to be among the top 10 business conglomerates of the world. और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।